हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू की बिजनेस स्टडीज़ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस स्टडीज़ में एटलीस्ट 90% स्कोर करने के लिए। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 90% मार्क्स आएँ बिजनेस स्टडीज़ में या फिर उससे अबव आएँ, तो ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो एक्सपेक्टेडली इस पेपर में भी आपसे पूछे जाएंगे। सो इन क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक श्योर गेस पेपर है बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें से 90% क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो चैप्टर वाइज हम सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि कैसे प्रिपेयर करना है आपने बिजनेस स्टडीज़ के एग्जाम के लिए। सो चलिए फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, गिव रीजन इन स्पॉट ऑफ योर आंसर। अब बिजनेस स्टडीज़ में आपको भी पता है कि 50 to 60% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब आपसे डायरेक्टली नहीं कुछ पूछा जाएगा कि आप ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए। आपसे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया। अब आपको पढ़ने पे ये नहीं पता लगेगा कि इसमें क्या टॉपिक पूछा जा रहा है। सो अगर आप इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करके देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कैसे पता लगेगा? तो सिंपल है, आपको स्टेटमेंट जो भी दी जाएगी उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मैनेजमेंट हम सही ढंग से ना करेंगे तो क्या हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो इसका रीज़न दीजिए। तो सिंपल है, अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वेस्टेज होगी, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो आपको फर्स्ट चैप्टर में से प्रिपेयर करना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेशन इज नॉट द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये भी इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है? कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ये आपको कैसे पता लगेगा? सिंपल है, आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं हो सकती? आपको पता है कि मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं हो सकता? सो आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट करने के लिए। सो कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दी मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आपको कमेंट करके पूछा जा रहा है कि क्या कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकती? तो इस टॉपिक में आपको क्या एक्सप्लेन करना है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट सोशल साइंस कैसे है। मैनेजमेंट एज अ सोशल साइंस में आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट क्योंकि ह्यूमन बीइंग से डील करती है इसलिए ये साइंस तो है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से डील करती है इसीलिए इसको सोशल साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन दैट नेचर ऑफ मैनेजमेंट विच पुट एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ऐसे नेचर के बारे में बताइए मैनेजमेंट के जो एम्फेसिस करता है, मतलब इंपॉर्टेंस डालता है कि हमें यूज़ करनी चाहिए अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल वे में। सो ऐसा कौन सा नेचर है? सो इसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि आर्ट ही एक ऐसा
नेचर है मैनेजमेंट का जो कि इम्फेसिस करता है कि हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। सो इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें आपको क्या लर्न करना है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 90% मार्क्स स्कोर करने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट इज नॉट फुली फ्लेज प्रोफेशन बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ इट, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशन बनने के कगार पे है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एट द फॉलोइंग लेवल। अब आपको पता है कि मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों ही लेवल पर अपने अपने वर्कर्स वर्क करते हैं, तीनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। सो इनडायरेक्ट वे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लांट सुपरिटेंडेंट बताइए कौन से लेवल का मैनेजर है और उसका फंक्शन क्या होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्कर किस लेवल का मैनेजर होता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। सो इसका मतलब इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों ही लेवल के मैनेजमेंट के फंक्शंस, ताकि आप वहां पर एक्सप्लेन कर सकें उनके फंक्शंस। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के मेजरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स लर्न करके जाने हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। सो ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सेकेंड चैप्टर हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है, तो मेजरली आपको क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आएंगे, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में आएंगे। सो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है, इफ कंपनी डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायोलेटेड हेयर, नेम एंड एक्सप्लेन। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी कंपनी में सही जगह किसी भी ह्यूमन बीइंग की या फिर किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट की नहीं प्रोवाइड की गई है, तो बताइए कि उस कंपनी में कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है। सो आपको उसका नेम पता होना चाहिए। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर। सो हमारे पास प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसमें हमें यह कहा जाता है, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्लेस। हर एक चीज के लिए एक स्थान होना चाहिए और वो चीज़ उस स्थान पर पड़ी होनी चाहिए। सो अगर ये रूल किसी कंपनी में फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है और इसका नेम भी बताना है। सो इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को एक्सप्लेन कीजिए। इनडायरेक्ट वे में आपसे ये स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच डिवाइस helps subordinates of the same level of direct department to communicate directly in case of emergency। अगर emergency होती है और हमें कुछ communicate करना है, तो कैसे communicate करेंगे। सो आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो किया जाता है। अगर emergency होती है तो स्केलर चेन को तोड़कर एक डिपार्टमेंट का पर्सन उसी लेवल के सेम डिपार्टमेंट के पर्सन से communicate कर सकता है। सो इस इमरजेंसी की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। सो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक में से ही आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बी लिमिटेड इंस्ट्रक्ट्स अ सेलमैन टू गो स्लो इन सेलिंग द प्रोडक्ट, whereas the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target. Which principle is being violated here? Explain. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक सेल्स मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर अपने सेल्समैन को कह रहा है कि आप सेलिंग जो है प्रोडक्ट की वो स्लो कीजिए, आराम से प्रोडक्ट को सेल कीजिए। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट यानी मार्केटिंग मैनेजर का डिपार्टमेंट का मैनेजर कह रहा है कि आप सेलिंग फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी हमारा सामान बेचिए। तो इस केस में
कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है? सो इसमें सिंपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दो सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे हैं, तो सबॉर्डिनेट तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनविसेजेस दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। सो इसमें भी सिंपल है, हमें कौन सा प्रिंसिपल यहां पर फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें ये कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होना चाहिए और उसका एक ही प्लान होना चाहिए। सो ऐसे सभी आपको क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स के ऊपर ही पूछे जाएंगे। सो जैसे फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है, अब आप खुद पर्सनली इसको रीड कर लीजिए और इसका आंसर प्रोवाइड कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, सो ऐसे ही सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसके आंसर्स आपको खुद प्रोवाइड करने हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप मेरे से आंसर पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इनको रीड कीजिए और अपने आप आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। फोर्टीन्थ नंबर क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आएगा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया है टेलर की ऐसी कौन सी टेक्निक है जो वर्कर्स को मोटिवेट करती है। सो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम ही है जो एक वर्कर को मोटिवेट करती है, क्योंकि वेजेस पे की जाएंगी अकॉर्डिंग टू दी पीस। एक वर्कर ने कितने पीस मैन्युफैक्चर किए, अगर वो ज़्यादा पीस बनाएगा तो उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगी, अगर वो कम पीस बनाएगा तो उसको कम वेजेस मिलेंगी। सो इसीलिए जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेता है, किस लालच में? वेजेस की इंक्रीमेंट के लिए। फिफ्टींथ क्वेश्चन में हमें क्या एक्सप्लेन करने को कहा गया है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें यह पूछा गया है कि क्यों जरूरी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना। उसके 4 रीजंस पूछे गए हैं। तो इसका मतलब हमें यहां पर इंपॉर्टेंस पूछी गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो थर्ड चैप्टर हमारे पास है बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वुड यू आर्ग्यू that the success of a business entrepreneur is significantly influenced by its environment। सो आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है उसके बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर। सो यहां पर आपको क्या पूछा जा रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बताइए बिजनेस इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो इस क्वेश्चन में आपसे एडवांटेज पूछा जा रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या आपको हेल्प होती है, क्या आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि अगर अगर आप बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, तो आप ये इजीली पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर आपके लिए कैसा है, क्या वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रेट है। अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको ग्रैब करेंगे, और अगर थ्रेट है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।
सो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में हेल्प करता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प करता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड चैप्टर का, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। सो आपसे किसी भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट पूछा जा सकता है, आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने का इंपैक्ट पूछा जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है तो बताइए इसका इंपैक्ट क्या आएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि अगर लीगल पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं, लॉ में कोई चेंजेस आए हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ऐसे ही अगर सोशल चेंजेस कुछ हो चुके हैं, इकोनॉमिकल या फिर टेक्निकल, सो कोई भी इन्वायरमेंट को लेकर आपको पूछा जा सकता है कि बताइए इसका इंपैक्ट क्या आएगा बिजनेस के ऊपर। सो इसलिए उसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है प्लानिंग। सो प्लानिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है प्लानिंग प्रोसेस। आपको ये याद रखना है कि चाहे क्वेश्चन 3, चाहे 4, चाहे 5 और चाहे 6 मार्क्स का है, चाहे कम मार्क्स का है चाहे ज्यादा मार्क्स का है, आपको प्रोसेस जो है वो फुल एक्सप्लेन करना होता है। किसी भी चीज का प्रोसेस हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किसी का भी प्रोसेस हो, अगर आपको 2 मार्क्स में भी आता है तो भी आपको उसकी हेडिंग्स एटलीस्ट मेंशन करनी है। सो यहां पर हमें प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो क्वेश्चन अब मैं नहीं रीड करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। इसलिए डायरेक्टली मैं आपको हिंट बता दे रहा हूं कि किस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि बताइए प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के, वो आपको यहां पर मेंशन करने हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, प्लानिंग एलिमिनेट्स द रिस्क। सो ऐसे सभी पॉइंट्स आपको यहां पर मेंशन करने हैं। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग मतलब बताइए प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, प्लानिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो जब आपने लिमिटेशंस मेंशन करनी है तब आपने एक कंक्लूजन भी लिखना है। आपने ये कंक्लूजन लिखना है कि प्लानिंग में कुछ कमियां हैं, लेकिन प्लानिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है ये हमें नहीं पता चलेगा। सो इस क्वेश्चन में आपसे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पूछा जा रहा है। सभी पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं और लास्ट में कंक्लूजन भी प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो आपको पता है कि प्लानिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। जितने भी प्लानिंग के टाइप्स हैं उनको तो आपने लर्न करना ही है, साथ में उनका डिफरेंस भी अंडरस्टैंड करना है। सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी में डिफरेंस क्या है, मेथड और बजट में डिफरेंस क्या है। सो फिफ्थ चैप्टर हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच coordinates the physical, financial and human resources and establishes productive relation among them for achievement of specific goals. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट के ऐसे फंक्शन के बारे में बताइए जो कि रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में। सो आपको सिंपली पता है कि ऑर्गेनाइजिंग ही एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, फ्रेमवर्क प्रिपेयर करता है। सो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनाइजिंग का नेम बताना है, उसका मीनिंग स्पेसिफाई करना है और उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस। सो क्वेश्चन आपको रीड करना है, रीड करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको सिंपली एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट देकर पूछा गया है। सो इस स्टेटमेंट को जब आप रीड करोगे तब आपको यह पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आपको
फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। सो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिपार्टमेंटल और फंक्शनल जैसे मर्जी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सो इस एग्जाम्पल को रीड कीजिए। रीड करने के बाद आपको यह पूछा गया है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो आपको ये बताना है कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। सो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस लर्न करना है। हो सकता है कि आपको डिफरेंस जो है वो स्पेसिफिक बेसिस के ऊपर पूछा जाए, जैसे फॉर्मेशन, मैनेजरियल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सुटेबिलिटी। इसके बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंस बताना है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो आपको पता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता लगेगा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है और उसके 3 एडवांटेजेस आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुटेबिलिटी। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बीच में आपको डिफरेंस अच्छी तरह लर्न करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो आपको भी पता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डेलीगेशन क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छी तरह लर्न करना है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि डेलीगेशन का मतलब होता है कि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को वर्क सौंप देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर कर देता है। सो उसका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको एक डिफरेंस तो देखने के लिए मिल ही जाएगा, चाहे वो फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर में हो, फॉर्मल इनफॉर्मल में हो, चाहे वो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में हो। सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि इसमें हमें एलिमेंट्स एक्सप्लेन करने हैं, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, जैसा कि हमें लास्ट में यहां पर कहा भी गया है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। सो यहां पर क्लियर कट हमें मेंशन कर दिया गया है कि हमें क्या एक्सप्लेन करना है, डेलीगेशन के एलिमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमें डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है और उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये हमारे पास 6th चैप्टर स्टाफिंग, जिसमें फर्स्ट हमें पूछा गया है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस व्हाई स्टाफिंग नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इसको रीड करने के बाद आपको यह पता लगेगा कि इसमें हमें सिलेक्शन प्रोसेस पूछा जा रहा है कि किसी पर्सन को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। सो सिलेक्शन प्रोसेस आपको लर्न करना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 4th क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स के बारे में। बताइए कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इन 3 ट्रेनिंग्स के साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट रीड करने के बाद ये पता लगेगा कि आपको इंडक्शन ट्रेनिंग एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है नेम एंड एक्सप्लेन कौन सी ट्रेनिंग जो इस स्टेटमेंट में आपसे पूछी गई है। सो वो कौन सी ट्रेनिंग है, इंडक्शन ट्रेनिंग। सो ये हमारे पास है इंडक्शन ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो आपको भी पता है कि रिक्रूटमेंट के हमारे पास बेसिकली 2 सोर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें हमसे इंटरनल सोर्स के लिमिटेशंस पूछे गए हैं। 6th क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमसे पूछा गया है
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक पर्सन के लिए। और लास्ट डायरेक्टली हमसे पूछा गया एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। सो सिंपल है, यहां पर हमें स्टाफिंग का प्रोसेस पूछा गया है। सो ये था हमारे पास 6th चैप्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो ये है हमारे पास 7th चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह रीड कर लेनी है। नेक्स्ट, वाई फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजर आर विटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें हमें क्या बताना है, फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। थर्ड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम्स पेपर में आया है, वो है मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो मैस्लोज ने जो थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, वो आपको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, उसके क्रिटिसिज्म भी मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन एनी 4 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन। सो आपको भी पता है कि किसी वर्कर को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल 2 तरह के हमारे पास सोर्सेज होते हैं। सो फाइनेंशियली 4 सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं, ऐसे ही 4 ऐसे नॉन फाइनेंशियल तरीके कौन से हो सकते हैं, वो आपको लर्न करने हैं और एक्सप्लेन करने हैं। डायरेक्टिंग चैप्टर में लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आपको पता है कि बेसिकली 4 बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है साइकोलॉजिकली बैरियर्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, थर्ड हमारे पास आता है पर्सनल बैरियर, और लास्ट हमारे पास आता है सिमेंटिक बैरियर। सो ये बैरियर्स आपको डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, और अगर इनडायरेक्ट वे में अगर वो पूछे तो ये स्टेटमेंट्स वो यूज कर सकते हैं। Those barriers which are related with the state of mind, related to organizational structure, related to personal factor of both sender and receiver, related to problem of encoding and decoding. So सबके साथ मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन से बैरियर के लिए कौन सी लाइन यूज की गई है। सो अब हमारे पास आता है आज की वीडियो का लास्ट चैप्टर, 8th चैप्टर। 8th चैप्टर हमारे पास आता है कंट्रोलिंग का। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कंट्रोलिंग मतलब उसका मीनिंग और उसके साथ उसकी इंपॉर्टेंस। सो स्टेटमेंट रीड कीजिए, आपको पता लग जाएगा। नेम एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजीरियल फंक्शन विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू वर्क एफर्ट इन कन्फर्मिंग विद प्लान्स। सो मैनेजमेंट के एक ऐसे फंक्शन का नाम बताइए जो कि हेल्प करता है एफर्ट्स को इंक्रीज करने में, और ये भी देखता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो वैसे वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सो आपको भी पता है कि प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर प्लान होगा तभी कंट्रोलिंग की जाएगी। सो इसीलिए प्लान्स को चेक करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। सो मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्लान्स को चेक करता है कि वो अचीव हो रहे हैं या फिर नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको कंट्रोलिंग और उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड एक्टिविटीज, डू यू एग्री, गिव रीजन। सो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन। आपकी बुक्स में 3 और 4 पॉइंट्स दिए गए हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सो वो 4 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह करके जाने हैं, क्योंकि 6 और 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक्सप्लेन। सो ये भी हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस के आई थिंक 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छी तरह लर्न करने हैं। कंट्रोलिंग के यही 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, और इसी में से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट बुक की मतलब फर्स्ट पार्ट के वो सारे चैप्टर्स कवर किए, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए।
अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरी फेसबुक आईडी पे मेरे को पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।